हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपने विजन IAS की PT 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 16 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंडिया एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में। जानते हैं कि क्यों रहा ये न्यूज़ में। तो देखिए वजह ये थी न्यूज़ में रहने की कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यहाँ पे दो रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट करा और ये दोनों ही रेजोल्यूशंस को स्पॉन्सर किया था इंडिया ने। अब कौन से थे दो रेजोल्यूशन? एक तो था कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड दूसरा था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर। और ये दोनों ही जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर के अंदर आ रहे थे। तो जो रेजोल्यूशंस हैं ये मैनिफेस्ट करते हैं इंडिया की कमिटमेंट टुवर्ड्स द गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो हम भाई चाहते हैं ना कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जाए, कंट्रीज के पास ना रहे ऐसे कोई न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये हमने जो स्पॉन्सर करा तो हमारी ये बात भी पक्की हो जाती है कि हाँ हम इस बात को पक्का चाहते हैं। तो ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है पहले इस बारे में जान लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऐसा मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यहाँ पे खत्म करना, रिड्यूस करना। समझे? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट का मतलब आर्म लाना और डिसआर्मामेंट का मतलब खत्म करना। अब इसका मतलब ये हो गया कि पूरे ही वर्ल्ड को यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर फ्री करना है, न्यूक्लियर वेपन फ्री करना है, न्यूक्लियर वेपन ना हो दे पूरे ही वर्ल्ड के अंदर, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स वो कंप्लीटली एलिमिनेटेड हो। और टर्म जो ये डी न्यूक्लियराइजेशन का है ना, इसको भी यूज करते हैं जब हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, है ना, तब हम डी न्यूक्लियराइजेशन की भी बात करते हैं, वही सेम चीज हो गई। अब यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। फर्स्ट रेजोल्यूशन जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1946 में अडॉप्ट किया था, उसी में ही यूएन ने कह दिया था कि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। और रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश करना था, एक कमीशन को इसने इस्टेब्लिश किया था। कमीशन डील करने के लिए थी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एटॉमिक एनर्जी की डिस्कवरी को लेके आपस में, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ ख़त्म करने के लिए था। और साथ में यहाँ पे इसने डिसाइड करा था, कमीशन कुछ प्रपोजल्स भी बना रही थी जो कि इसलिए था कि एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम नेशनल आर्मामेंट ऑफ एटॉमिक weapons and of all other major weapons adapted to mass destruction। इनका मतलब ये क्या है कि कुछ ऐसे भी प्रपोजल्स इस कमीशन ने बनाए जो इसकी फील्ड में काम कर रहे थे कि हम यहाँ पे जो है खत्म करेंगे जो आर्मामेंट्स है एटॉमिक वेपन्स का। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब यहाँ पे सेम चीज़ कहना चाहते हैं कि जो डिसआर्मामेंट करना चाहते हैं एटॉमिक वेपन्स का। और साथ में कुछ ऐसे भी चीज़ें करेंगे जिसमें हम वेपन्स, जो ऐसे वेपन्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीज़ों को, उन सारे वेपन्स को भी हमें ख़त्म करना है वर्ल्ड से। तो ये पूरी बात हमने करी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में। अब हमने यहाँ पे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का समझ लिया। अब हम बैक टू द टॉपिक आएंगे और ये रेजोल्यूशन जिसे स्पॉन्सर किया इंडिया ने, इनके बारे में थोड़ी चीजें समझते हैं। तो इसमें दो है ना। तो पहला कहता है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये इस बारे में जो डिस्कशन करी थी इंडिया ने, वो करी थी 1982 में। और ये जनरल असेंबली की बात है, जब उस टाइम पे रिक्वेस्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के लिए जेनेवा के अंदर, ताकि क्या हो, जेनेवा जगह है ना, तो वहां पे किया गया था ताकि यहाँ पे नेगोशिएशंस वगैरह करी जा सके इंटरनेशनल कन्वेंशन में, जिससे जो यूज है, जो खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज की वजह से, वो कम किया जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर न्यूक्लियर वेपन्स खतरा बनते हैं, उनका यूज खतरा बनता है, तो यहाँ पे इस पर रोक लगाई जा सके। दूसरा जो रेजोल्यूशन है वो है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर। तो अब इसमें क्या है समझिएगा, इस पे डिस्कशंस हो रही हैं सिंस 1998।
है ना। इसने पूरा पूरा ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का अटेंशन लाया है इस रिस्क के ऊपर कि भैया यहाँ पे अगर आप किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हो, भैया गलती से आपसे हो जाए, अनइंटेंशनल तरीके से हो जाए, ठीक है, तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा फिर से। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है, अनइंटेंशनली कोई काम हो जाए, तो भी तो रिस्क है ना, बहुत बड़ा रिस्क है भैया, पूरी मानवता को खतरा है। तो इसलिए इस पे फिर से एक बार रिव्यू करने की जरूरत है और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स को। और ये कहता है कि हमें कुछ कॉन्क्रीट, कुछ मजबूत कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे रिस्क को हम कम कर सके। इसमें क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूडिंग थ्रू डी अलर्टिंग, डी टारगेटिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो ये हमें सब कुछ करना है, दोनों ही रेजोल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। अब यहाँ पे बात करेंगे हम थोड़ा इंडिया के रोल को लेके, पूरे पूरे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके हमने रोल निभाया है उसको अगर हम समझते हैं तो देखिए, हमेशा से हमारा भारत कहता आया है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, हर जगह से एलिमिनेट हो जाए, न्यूक्लियर वेपन्स कहीं पे भी ना रहे। उसके साथ इनको बढ़ने से भी रोकने के लिए हमने हमेशा ही अपनी आवाज़ उठाई है, बहुत सारी दफ़ा। तो हमने ऐसा भी करा है कि हमने ये काम भी करे हैं जिससे हम यूनिवर्सल तरीके से, कंप्लीट तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट हो। मतलब सीधी बात ये कि ऐसा ना हो कि कुछ कंट्रीज को बोला जाए कि हाँ भाई साहब आप तो रख लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स, और कुछ से बोले नहीं नहीं आप तो नहीं रख पाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं, कंप्लीट तरीके से ही यहाँ पे डिसआर्मामेंट होना चाहिए। इवन आपको मालूम है, हम लोग 1965 की बात है जब इंडिया जो है वो नॉन अलाइड 8 कंट्री में से एक थी इन दी 18th नेशन डिसआर्मामेंट कमेटी के अंदर। और ये कमेटी एडवोकेट करती थी डी लिंकिंग करना डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन का। इवन एक चीज समझिएगा, एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी का नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे एनपीटी ट्रीटी बोलते थे। इसको हमारे देश भारत ने अपोज करा, इसके खिलाफ खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटी का ना बड़ा भेदभाव वाला नेचर था। वो ये कि इसमें इन्होंने कहा कुछ तो कंट्रीज अलग हैं और कुछ कंट्रीज अलग हैं। अब कुछ कंट्रीज को बोला कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है, कोई बात नहीं, और एक कहती थी कि ये हैव नॉट वाली कि मतलब आपके पास नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने इस पे अपोज भी करा था। इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल भी रखा कंप्लीट और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, कि मतलब पूरी तरीके से हर जगह से डिसआर्मामेंट हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और ये प्रपोजल हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्पेशल सेशन में रखा जो कि डिसआर्मामेंट के ऊपर था 1988 में, और जिसको नाम दिया गया राजीव गांधी एक्शन प्लान के नाम से। तो इतिहास से हम इस पे काफी काम कर रहे हैं। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी साइन नहीं करा। क्यों? ड्यू टू फेलियर ऑफ द ट्रीटी टू इंक्लूड अ कमिटमेंट बाय अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स विद इन अ टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। क्यों नहीं साइन करा इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को अपन ने? रीजन ये था क्योंकि जिनके पास, ऐसी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था, ऐसी स्टेट्स ने यहाँ पे अपना ये नहीं कर पाई थी। टाइम बाउंड मैनर में इनको बोला गया था कि आपको न्यूक्लियर वेपन को अपने पास से भी खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो यहाँ पे ये ट्रीटी इसमें सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि वो सारी स्टेट्स जो हैं वो अपने यहाँ का न्यूक्लियर वेपन्स खत्म नहीं कर पाई थी। तो इसलिए हमने इस ट्रीटी को भी साइन नहीं करा था। और स्टिल इट हैज ऑब्जर्व्ड अ वॉलंटरी न्यूक्लियर टेस्टिंग मोरेटोरियम सिंस May 1998, है ना। तब भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा अपनी मर्जी से न्यूक्लियर टेस्टिंग मोरेटोरियम को सिंस May 1998 से। अब हमने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो 2003 का था उसके माध्यम से, मतलब 2003 में हमने इस बात पे भी काफी कहा था कि हमारी कमिटमेंट पक्की है, हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री कर देंगे। कैसे? अपने ग्लोबल वेरीफिएबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के थ्रू। मतलब हम जानेंगे भैया आपको क्या नीड है, क्यों आपको करना है, जानेंगे क्या पर्पस है भाई, क्या क्यों आप जो है इसको अपने पास रखे हैं। और पूरे वर्ल्ड में ही हम, आपके पास होगा किसी और के पास नहीं होगा, ये सब हमें नहीं करना, हमें पूरे वर्ल्ड को फ्री करना है न्यूक्लियर वेपन से। इंडिया ने अपोज करा था अभी रिसेंट इन्फोर्समेंट जो ट्रीटी ऑन
प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को लेके थी। इसको भी हमने अपोज करा। क्यों? क्योंकि इंडिया का ये मानना था कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इसने सबको नहीं ले रखा है डिसआर्मामेंट को लेके, ठीक है, इसमें हर चीज नहीं है। इसमें ये एक्सक्लूड करती है वेरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्मामेंट की, मतलब किस पर्पज से, किसके पास क्यों है, इससे क्या मतलब है ना, सबको सब मतलब बिल्कुल ही खत्म होना जरूरी है। उसके साथ इंडिया ने यहाँ पे मेंटेन करे हैं दैट जेनेवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, यही एक इज अ सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम, ठीक है। इंडिया मेंटेन्स दैट जेनेवा बेस्ड जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, यही एक सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है। साथ में इंडिया सपोर्ट करता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, यूनिवर्सल और वेरीफिएबल फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी को भी, जिसे नेगोशिएट करा गया है, दैट इज बीइंग नेगोशिएटेड इन दी कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। इसको नेगोशिएट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में, ठीक है। अब ये देखिए फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी की अगर बात करें तो इज अ प्रपोज इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ये एक प्रपोज इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसकी मदद से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है दो मेन कंपोनेंट का जिसकी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, एक आपका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पड़ता है उसके अंदर और एक प्लूटोनियम पड़ता है उसके अंदर। तो इन दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों ही के प्रोडक्शन को प्रोहिबिट, इस पर रोक लगाई जाएगी। इतनी बात आपको समझ में। अब थोड़ा सा ये जो अभी हमने इस पे काफी फोकस करा है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट पे, थोड़ा सा इसको और सही से समझ लेते हैं। देखिए इसको बनाया गया था 1979 में और ये कि सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम था जो पूरे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर है, जब आफ्टर एग्रीमेंट वाज रीच्ड अमंग मेंबर स्टेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्पेशल सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली डिवोटेड टू डिसआर्मामेंट। फिर समझिए यहाँ पे कब बनाया गया 1979 में, और एक लौता मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम किसके लिए, सारी ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। कब? जब ये अग्रीमेंट जो है ये मेंबर स्टेट्स तक पहुंचा, जब पहला सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जो पूरी तरह से डिसआर्मामेंट को डिवोटेड था, और ये सेशन हुआ 1978 में और उसी के बाद इसको बनाया गया। सिंस द कंक्लूजन ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ द CTBT in 1996, the CD remains deadlocked and has not been able to reach consensus on a program to work and thus to commence substantive deliberation। मतलब ये कि देखिए ये जो CTBT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की जो नेगोशिएशन थी, उसका अगर हम उसके हिसाब से बात करें, उसके कंक्लूजन की बात करें तो 1996 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है ये डेडलॉक पड़ी रही है ना, इस पर कुछ आगे बात नहीं हो पाई, ये कुछ आगे अग्रीमेंट नहीं पहुंचा प्रोग्राम का, है ना, काम वगैरह का लेके, प्रोग्राम ऑफ वर्क के लेके कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, इसलिए अभी भी इस पर बातचीत चलती रह गई। फिर हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ की ट्रीटीज के बारे में जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके हैं, आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन को लेके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1963 की पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में। तो ये क्या करती है, रोक लगाती है टेस्टिंग जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव चीज़ें बाहर आती हूँ, है ना, आउटसाइड द स्टेट टेरिटरी, स्टेट की टेरिटरी की अगर बाहर रेडियो एक्टिव जो है बाहर आ रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम है और इस पे ये जो है वो रोक लगाती है। उसके बाद 1970 में आई ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अभी क्या है, एक सिर्फ बाइंडिंग ट्रीटी है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर। और 1996 में आई कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम लोग CTBT बोलते हैं। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो सारे के सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को पूरे एनवायरनमेंट के अंदर वो बैन करती है, लेकिन अभी तक ये फोर्स में नहीं आई है। कहानी समझ गया क्या चल रही है, कैसे चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। समझते हैं खबरों में रहने की वजह। तो वजह ये कि यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये फोर्स में आई 22 जनवरी 2021 में। बहुत अच्छी बात, अभी की बात है। जानते हैं खबर के बारे में आगे बातें। देखिए ये ट्रीटी ऑफिशियली तो 2017 में अडॉप्ट करी गई थी और इसमें काफ़ी एफर्ट्स
लगे थे इंटरनेशनल कैंपेन के टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ICAN के काफी एफर्ट थे। अब आप कहोगे कि मैम ये इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन ये क्या है? देखिए ICAN जो है ये एक इंटरनेशनल कोलिजन है, मतलब इंटरनेशनल गठबंधन है उन सारे NGOs का जो काम कर रहे हैं, जो इस कैंपेन को चला रहे हैं, जिस कैंपेन के माध्यम से वो यूनाइटेड नेशन वेपन बैन ट्रीटी को एडवोकेट कर रहे हैं इन अबाउट 100 कंट्रीज, है ना। 100 देशों में वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन की वेपन बैन ट्रीटी है उसको एडवोकेट कर रहे हैं। इन NGOs का ये गठबंधन है और नाम है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। अब यही जो ICAN है ऑल्सो रिसीव्ड, इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2017 में। क्यों? क्योंकि ये इतने एफर्ट्स ले रहा है पीस के लिए। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अगर हम इनकी बात करें तो इसने अपना 50th रेटिफिकेशन पा लिया है विद हॉन्डुरस। हॉन्डुरस जो कंट्री है उसने साइन कर दिया है इसे अक्टूबर 2020 में, ट्रिगरिंग अ 90-day पीरियड बिफोर इट्स एंट्री इनटू फोर्स ऑन 22 जनवरी 2021। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब तो हो चुका जो होना था, ये उस समय की बात है। जनवरी 2021 में, 22 जनवरी 2021 में आने से पहले के 90 दिन पहले की बात ये सब हो गई है। एट प्रेजेंट अभी मैं आपको बताऊं तो 86 मेंबर स्टेट्स ने इस ट्रीटी को साइन कर लिया है और उनमें से जो 51 है उन्होंने रेटिफाइड भी कर दिया, अप्रूव भी कर दिया। अब देखिए US, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ठीक है, ये जो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके साथ जो नाटो अलायंस है, ये सब लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए इंडिया का ये मानना है कि जो ये ट्रीटी है ना, ये जो ट्रीटी है इसके अंदर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन इस ट्रीटी के माध्यम से होता नहीं है जैसे कोई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो, ना ही इसमें कोई नया स्टैंडर्ड है, ना ही नया नॉर्म है। लेकिन इंडिया यहाँ पे दूसरी चीज को सपोर्ट करती है, वो दूसरी चीज है कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशन ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन इन द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। क्यों इसको सपोर्ट करती है? क्योंकि भाई ये वर्ल्ड की सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएटिंग फोरम है और ये काम करती है बेसिस ऑफ कंसेंसस पे, मतलब यहाँ पे देखिए अग्रीमेंट के बेसिस पे यहाँ पे काम हो जाता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बातें जानेंगे हम TPNW के बारे में, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। फुल फॉर्म मैं बता चुकी कई बार, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अगर मान लो ये ट्रीटी फोर्स में आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रीटी की प्रोविजन है वो लीगली बाइंडिंग हो जाएंगी उन स्टेट्स के ऊपर जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाइड किया है, सीट किया है, ठीक है। अब बात आती है कि किस चीज पे प्रोहिबिशन लगाएगी, क्या प्रोविजन है। तो ये ट्रीटी जो है वो प्रोहिबिट करती है स्टेट्स को, स्टेट की पार्टीज को ये प्रोहिबिट करती है कि आप यहाँ पे डेवलप, टेस्ट, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर या किसी भी तरीके से अक्वायर, मतलब नहीं पा सकते, ना रख सकते हैं, ना स्टॉक बना के रख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, ना ही किसी और दूसरे न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस का। दूसरी बात ये कि ना ही आप मतलब टू ट्रांसफर टू एनी रेसिपिएंट whosoever nuclear weapons or other nuclear explosive device or control over such weapons or explosive device directly or indirectly। मतलब समझो यहाँ पे ना ही आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को अपने न्यूक्लियर वेपन्स या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस को, या कंट्रोल ऐसे वेपन्स का या एक्सप्लोसिव डिवाइस का, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से नहीं। तीसरी बात ये कहती है, यहाँ प्रोहिबिशन लगाती है कि आप यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं पा सकते, दे भी नहीं सकते हो, पा भी नहीं सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स को, ना ही एक्सप्लोसिव को, डिवाइसेस को, मतलब चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से नहीं पाओगे। चौथी बात ये रोक लगाती है कि आप कोई भी खतरनाक यूज नहीं करोगे न्यूक्लियर वेपन्स का या कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस का। पांचवी बात, आप किसी को किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई बंदा बना रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है, इंगेजमेंट है किसी ऐसी एक्टिविटी के ऊपर किसी स्टेट का जो प्रोहिबिट करी गई है टू अ स्टेट पार्टी अंडर दिस ट्रीटी, तो आप उसमें इनकरेज नहीं करोगे उस चीज़ को, ना ही उसके लिए काम करोगे।
उसके बाद ये कहती है कि प्रोहिबिशन है अलाउ एनी स्टेशनिंग इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी न्यूक्लियर वेपन्स और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इन इट्स टेरिटरी। अपने यहाँ भी किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर डिवाइसेस का इंस्टॉलेशन नहीं कराओगे, कहीं रखोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे। न्यूक्लियर वेपन से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसमें किसी भी तरीके से आप नहीं रख सकते हो। इसके साथ पार्टीज यहाँ पे ये है कि पार्टी भी प्रमोट करें इस ट्रीटी को दूसरी कंट्रीज में, है ना। पार्टीज भी कहें कि नहीं नहीं भाई ट्रीटी बहुत बढ़िया है यार, रख लो, एमवे की स्कीम बनाएं। उसके साथ ये आखिरी में जो है ये ओब्लाइज करें स्टेट पार्टीज को कि आप भी असिस्टेंस दीजिए, इंडिविजुअल को असिस्टेंस दीजिए अफेक्टेड बाय द यूज और टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ऐसे इंडिविजुअल्स जो अफेक्टेड हैं यूज से या टेस्ट होने की वजह से न्यूक्लियर वेपन्स के, तो ये स्टेट पार्टीज को बोलता है कि भैया आप कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करिए उन इंडिविजुअल्स को। तो ये है कुछ कहानी पूरी इसकी। अब किस तरह से ये TPNW NPT से डिफरेंट है, एनपीटी से कैसे डिफरेंट है, ये आपको समझाती हूँ मैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं तो डिफरेंस ये है कि जो TPNW है ना, ये रोक लगाती है न्यूक्लियर वेपन्स पे पूरी तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिवली। सारे स्टेट पार्टी जो भी हैं हर तरीके से सबको रोक लगी है, चाहे ये न्यूक्लियर वेपन रखती हो चाहे ना रखती हो। लेकिन एनपीटी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट थी उन पे लगाती है ना, फॉरसेक द ऑप्शन ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, है ना। मतलब उनका ये सीन होता है कि भैया नॉन न्यूक्लियर जो वेपन स्टेट्स है वही यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकती हैं, जिनके पास ऑलरेडी है वो रखे रहें अपने पास। तो ये तो भाई भेदभाव है। अब अगर हम TPNW की बात करें तो ये रोक लगाती है, प्रोहिबिट करती है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं कर सकते। लेकिन NPT की बात करें तो इसका ये है कि आप यहाँ पे ट्रांसफर, मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन नहीं कर सकते इन सारे वेपन्स का। और आखिरी में ये डिफरेंस है कि TPNW ये सपोर्ट करती है NPT के न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव्स को, है ना, ताकि नेगोशिएशन करी जा सके, ऐसे कदम उठाएं जिससे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो। तो ये कुछ हमने कहानी दोनों की बात करी। अब आखिरी में थोड़ा सा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आता है इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। समझते हैं पहली चीज, तो यहाँ पे कुछ 14 कंट्रीज हैं जिसके माध्यम से इंडिया ने यहाँ पे फोर्स करें ये एग्रीमेंट्स। कौन कौन सी हैं वो कंट्रीज? एक है अर्जेंटीना, फिर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, US और वियतनाम। और अब बात करेंगे इंडिया और US के बारे में। तो इंडिया और US, जो US इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है या इंडो US न्यूक्लियर डील कह लीजिए या 123 एग्रीमेंट कह लीजिए, इसको US और इंडिया के बीच में 2008 में साइन करा गया। इस एग्रीमेंट के अंदर बात क्या है? एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने इस बात को अग्री करा कि हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे अपना सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर एक्टिविटीज को, और यहाँ पे जो सिविलियन पार्ट है उसे ओपन अप करेंगे इंस्पेक्शन के लिए। क्या आप इंस्पेक्शन कर ले? कौन इंस्पेक्शन कर सकता है आगे? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इसके साथ हमारा इंडिया और फ्रांस के साथ क्या सीन है? देखिए, फ्रांस ये ऐसी पहली कंट्री थी जिसने सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट को इंडिया के साथ साइन करा 2008 में, और आफ्टर द कंप्लीट वेवर जो कि प्रोवाइड करा गया है NSG के द्वारा। अब बात आती है यहाँ पे कि डील क्या है। इस डील ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए ये दी कि अब इंडिया इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का पार्ट हो सकता है, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे एड मिलेगी इसको, दोनों फ्रांस भी देंगे एड और US भी दे रहे हैं। तीसरी बात, अगर हम इंडिया रशिया की बात करें तो रशिया ने बहुत मदद करी, अभी भी कर रहा है, की सप्लायर है न्यूक्लियर फ्यूल का इंडिया में। और ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ लिमिटेड प्रोग्रेस इन इंडियाज एंगेजमेंट विद द ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर। देखिए, इंडिया जो रशिया है उसने हमें न्यूक्लियर फ्यूल काफ़ी सप्लाई करा है, उस वक्त सप्लाई करा है भाई, उस समय सप्लाई करा जब हमारा धीमे धीमे प्रोग्रेस हो ही रहा था, हम एंगेज कर ही रहे थे ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर में पूरे में। और ये बात 2008 की है, जब दोनों ही कंट्रीज ने एग्रीमेंट को साइन करा। वो एग्रीमेंट था कंस्ट्रक्ट करने के लिए करीब 4 एडिशनल यूनिट्स को कुदनकुलम में, और यहाँ पे कुछ नई साइट्स को भी डेवलप करने के लिए।
फिर इंडिया जापान की बात करें तो इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, नाम ही कहता है कि भैया मिलजुल के काम करो ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हो, पीसफुल तरीके से हो। इसे नवंबर 2016 में साइन किया गया था और फोर्स में आया जुलाई 2017 में। और इस नलिफिकेशन क्लॉज के अंदर इसके जापान सस्पेंड कर सकता है कोऑपरेशन इंडिया के साथ में अगर इंडिया कुछ भी ऐसा काम करे, इंडिया ब्रीच करे इसकी नो टेस्टिंग प्लेज टू दी एनएसजी, तो जापान खत्म भी कर सकता है, ऐसा नहीं है लेके बैठा रहेगा। अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो ये ऐसा पहला देश है जो नॉन एनपीटी सिग्नेटरी है जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पैक्ट साइन करा जापान के साथ में, समझ रहे हैं। और इसके साथ इंडिया जो है इसके पास सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी है फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम। बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने ये सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, आपको पता होना चाहिए। कनाडा के साथ भी हमने करा है, मंगोलिया के साथ भी करा है, अभी तो बहुत अच्छे जेस्चर्स मंगोलिया ने हमें दिखाए थे, और कई सारी और कंट्रीज हैं। अब उसके बाद एक जो रिलेटेड न्यूज में दूसरा टॉपिक है वो कहता है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। ये क्या है? ये वर्ल्ड का पहला ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर है जो कि खेरी जसौर विलेज इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। ये सेंटर यहाँ पे जो डिस्कशंस वगैरह होते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा कई सारे इश्यूज पे लेके, ये यहाँ पे सब होंगे, जैसे कि आपका इनोवेशन को लेके न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, या न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को लेके, या प्लोरिफरेशन रेजिस्टेंट रिएक्टर कैसे लाएं, है ना, कि भैया आगे चीज़ें ना बढ़े, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज या इफेक्ट्स कुछ रेडिएशन एक्सपोजर के क्या हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे होंगे डिस्कस। और कुछ 5 स्कूल इसके अंदर आते हैं। पहला आता है स्कूल ऑफ एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम स्टडीज, है ना, सैनिस। दूसरा आता है इसके अंदर स्कूल ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टडीज, ठीक है, SNSS। तीसरा आता है स्कूल ऑन रेडियोलॉजिकल सेफ्टी स्टडीज, और चौथा आता है स्कूल ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल कैरेक्टराइजेशन स्टडीज, और आखिरी में आता है स्कूल फॉर स्टडीज ऑन एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये हमने कुछ बात करी इस खतरनाक ट्रीटी के बारे में कि न्यूक्लियर वेपन ना गिर जाता, यही मैं डर डर के पढ़ा रही थी। अब 3rd वाले टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक कहता है बायो टेररिज्म। जानते हैं क्यों रहा खबरों में? तो पार्लियामेंट्री पैनल ने हाईलाइट करी नीड फॉर द गवर्नमेंट टू हैव लॉज टू काउंटर बायो टेररिज्म इन इट्स रिपोर्ट द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट। तो मेन मुद्दा यही है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा सरकार से कि भैया कुछ लॉ बनाओ इस बायो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बात कही, रिपोर्ट का नाम था आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट। तो अब हमारे लिए बायो टेररिज्म क्या होता है जानना हो जाता है जरूरी। देखिए बायो टेररिज्म ये एक प्लान तरीका है, एक ऐसा यूज है जिसमें पैथोजन का यूज करते हैं, पैथोजन के स्ट्रेन का यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि बैक्टीरिया का यूज कर लिया, वायरस का कर लिया, या उनके कुछ टॉक्सिन्स, उनके जहरीले पदार्थों का यूज करते हैं जिससे कुछ ऐसे खतरनाक बीमारियों को फैला सके, इतने बड़े लेवल पे फैला सके कि पॉपुलेशन मर भी जाए और कहें कि हमने क्या किया तो बीमारी से मरी। तो मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इसका मतलब होता है ये पूरा पूरा बायो टेररिज्म। तो अब बात आती है कि अभी क्या हमारे देश के अंदर क्या मेजर्स हैं जिनसे बायो टेररिज्म को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, पता है ये हमने पूरा डिस्कस करा है अभी साइंस एंड टेक की अपनी सीरीज में। खैर चलिए, ये 1897 का जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है बेटर प्रिवेंशन ताकि डेंजरस एपिडेमिक डिजीज से बचा जा सके। कैसे? स्पेशल पावर्स देके अथॉरिटीज को। दूसरा आता है NDMA, काफी फेमस है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसने भी एक मॉडल ऐसा बनाया है, मॉडल इंस्ट्रूमेंट बनाया है जहाँ पे दोनों ही सरकारें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे मतलब सरकारें कह रही हूँ, दोनों ही प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों ही पार्टिसिपेट करेगी और इस तरीके से काम करेगी जिससे बायोलॉजिकल डिजास्टर से बचा जा सके। और अभी हाफ द एग्जिस्टिंग फोर्स इज स्पेसिफिकली ट्रेन टू डील विद, मतलब ऐसा करते हैं जो अभी एग्जिस्टिंग फोर्स है और उसमें से आधी तो ट्रेन कर दी गई है कि अगर मान लीजिए कोई केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर कोई ऐसे तरह का खतरा आता है तो उसके लिए वो लोग बेचारे काम कर पाएंगे।
तीसरा आता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस रिपोर्ट, IDSP। इसको इनिशिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से, और इसका उद्देश्य ये है कि हम मजबूत बनाएं, मेंटेन करें डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम को एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस के लिए, ताकि हम देख सकें। मतलब यहाँ पे समझो बात को, यहाँ जो ऐसे डिजीजेस है, एपिडेमिक प्रोन डिजीज है, उसको प्रॉपर लेबोरेटरी में, अपना हर एक जगह लेबोरेटरी हो, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सर्विलांस हो सके, उसका देखा जा सके, समझे, ताकि ये डिटेक्ट तो करे कि किस तेजी से बढ़ रहे हैं, और अगर आउटब्रेक हो रहा है तो स्टार्टिंग में, अर्ली फेज में ही उसको रिस्पॉन्ड कर दें ट्रेंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम के माध्यम से, और जिससे ये बचने से, आगे बढ़ने से बच जाए। और आखिरी में हमारे पास है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। क्या है ये? रिवाइज्ड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये फोर्स में आई इंडिया के अंदर जून 2007 में, और इसने मदद की इंश्योर कराने में कि जो भी आउटब्रेक्स हैं, जो भी इतनी तेजी में फैल जाते हैं ये डिजीजेस वगैरह, उनको रोकने के लिए, साथ में कोई दूसरे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज मान लीजिए कुछ हो जाए, इंटरनेशनल कंसर्न की हो, ये भी डिटेक्ट करने के लिए है ना, और इन्वेस्टिगेशन फटाफट से हो, इसके लिए है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। अब कुछ इनिशिएटिव्स की बात बता दूं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो पहला है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। यह सब पहला कोई मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी जो है, जो कि बैन करती है कि आप डेवलपमेंट, प्रोडक्शन या स्टॉक पाइल नहीं कर सकते, अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते बैक्टीरियोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल या किसी टॉक्सिन, जहरीले वेपन्स का। दूसरी बात आती है इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट। इसका उद्देश्य होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इनेबल करें कि भाई ये लोग प्रिवेंट करें, प्रिपेयर करें, रिस्पॉन्ड करें, जो भी बैक्टीरिया का यूज कर लेते हैं, वायरस का कर लेते हैं, बायोलॉजिकल टॉक्सिन का यूज कर लेते हैं, है ना, जिसकी वजह से ह्यूमंस को, एनिमल्स को, एग्रीकल्चर को किसी भी प्रकार का कोई हार्म हो जाता है, कोई खतरा होता है। और तीसरे नंबर पे आता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका उद्देश्य ये है, एम ये है कि भाई सेफ हैंडलिंग हो, प्रॉपर तरीके से सेफ्टी से यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट हो, हैंडलिंग हो और यूज हो जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिससे भाई रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, भैया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन के तैयार हो रहे हैं, उनकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से हो, किसी गलत तरीके से यूज ना हो पाए। तो ये हमने कुछ बात करी इस टॉपिक के बारे में। टिल देन, if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And also you can join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much. Have a wonderful day. Take care.